गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज के अंदर ना दोनों पार्ट होता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उनको हम बोलते हैं एकाइनर सेल्स। ठीक है, तो इसको हम कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों ही पार्ट होते हैं। और कम से कम ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं 1 से 2 मिलियन के अबाउट जो है प्रेजेंट होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो आप ये बड़ी बड़ी सेल्स देख रहे हो ये एकाइनर सेल्स होती है विच आर द एक्सोक्राइन सेल्स। जो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये बीच में प्रेजेंट होती हैं। तो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमें मोस्टली उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब इसके अंदर जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है ना, ये बीच वाला एकाइनर तो ये हो गया, इसके बीच वाला पार्ट होता है एंडोक्राइन, इसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एंड ये अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बना हुआ होता है। जैसे सबसे पहले हम अंदर की साइड जो होती है, सबसे अंदर की साइड बीटा सेल्स होती है, देन बीच में जो होती है वो डेल्टा सेल्स होती है एंड बाहर जो होती है वो अल्फा सेल्स होती हैं। ठीक है, सो अंदर जो है वो बीटा होंगी। ठीक है, फिर अंदर सबसे बीटा होंगी, फिर उसके जो बाहर वाली सेल होंगी वो हमारे पास डेल्टा सेल होंगी एंड उसके जो बाहर वाली सेल होगी वो हमारे पास होगी अल्फा सेल। सो बीटा डेल्टा अल्फा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। एंड ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं अलग अलग सेल्स से मिलके बने होते हैं। जैसे बीटा सेल्स जो होती है सबसे मैक्सिमम यही होती है 60% एंड ये मैक्सिमम इंसुलिन सिक्रेट करती है, लेकिन ये अमाइलिन भी सिक्रेट करती है, एक हार्मोन जो कि मिनिमम अमाउंट में होता है 1:100 के रेशियो में। 1 अमाइलिन हो गया तो 100 इंसुलिन। सो मैक्सिमम अमाउंट में ये इंसुलिन ही सिक्रेट करती है। दूसरी सेल होती है अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है, ये 25% होती है। अल्फा सेल्स 25% सिक्रेशन इसका होता है ग्लूकागॉन का। ग्लूकागॉन जो है इंसुलिन हमें पता है कि ये क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है। ग्लूकागॉन इसका ऑपोजिट होता है हाइपरग्लाइसेमिक, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ाता है। तो जितने भी प्रोसेस होंगे जिनमें हमारा ग्लूकोज जो है वो फॉर्म हो रहा होगा वो सारे प्रोसेस जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि ग्लाइकोजिनोलिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, जब हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। और सेल्यूलर अपटेक बढ़ जाएगा, सेल्यूलर अपटेक तो कम हो जाएगा ग्लूकोज का क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा होगा। और जो डेल्टा सेल होती है 10% इनका सिक्रेशन होता है। इनके अंदर ये क्या होती है, पैनक्रिएटिक साइट ऑफ सोमैटोस्टैटिन, यानी कि सोमैटोस्टैटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन होता है वो पैनक्रियाज से भी रिलीज होता है। डेल्टा सेल रिलीज करती है 10%। सो दे इनिबिट सोमैटोस्टैटिन। अल्फा एंड बीटा सेल जो होती है इनके सिक्रेशन को इनिबिट करता है सोमैटोस्टैटिन यहाँ पे। एक फिर इसके बाद एफ सेल और गामा सेल भी होती है, 4% सिक्रेशन ये पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करती है। एंड एक होती है एप्सिनॉल सेल। एप्सिनॉल सेल जो है लेस देन 1% होते हैं, तो ये ग्रेनुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि होता है हंगर हार्मोन। ठीक है, तो ये था एकदम पैनक्रियाज के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो इसके एंडोक्राइन पार्ट में प्रेजेंट होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसका सेकेंड वो देखते हैं इंसुलिन के बारे में। अब हम इनमें इंसुलिन जो कि बीटा सेल से रिलीज होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है, पहले तो ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब इसका जो रिसेप्टर होगा वो सेल सरफेस पे ही होगा। एंड अल्फा चेन, ये 2 चेन होती है इसके अंदर, एक अल्फा चेन 21 अमाइनो एसिड की, बीटा चेन 30 अमाइनो एसिड की होती है, टोटल 51 अमाइनो एसिड का होता है इंसुलिन। और इंसुलिन जो है इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं 2, एक अल्फा और बीटा चेन के बीच में होगा एंड एक जो है इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा चेन के बीच में होता है। ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रिकर्सर, ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज्ड होता है प्री प्रो इंसुलिन, उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो जीन ऑफ इंसुलिन होता है वो इस क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट होता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है एंड ये एक्ट करता है थ्रू सेल सरफेस रिसेप्टर। और इसका जो रिसेप्टर होता है इंसुलिन का वो होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, एक बार ना इसको भी हम देखेंगे इंसुलिन के स्ट्रक्चर को। पहले एक बार ये मैं आपको समझा दूँ कि आपके ब्लड में सोचो अगर आपके इंसुलिन का लेवल कम हो गया, इंसुलिन का लेवल कम होने की वजह से आपका जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल था वो बढ़ गया, क्योंकि इंसुलिन तो ब्लड में ग्लूकोज कम करता है। अब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया उसके बाद आपका जो ग्लूकोज है वो यूरिन में भी ज़्यादा आने लगेगा, तो यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज ज़्यादा आने लगेगा, है ना। तो यूरिन की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक यूरिन भी आपका आने लगेगा, यानी कि वाटर का लॉस हो जाएगा। एक तो पॉलीयूरिया होगा, डायूरेसिस, यूरिन आपका ज़्यादा होगा, प्लस हाइपरटोनिक यूरिन होगा। हाइपरटोनिक मतलब जिसके अंदर जो है
टॉनिक मतलब हम सॉल्यूट के कंसनट्रेशन में बोलते हैं, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी एंड वाटर भी जो है वो ज़्यादा लॉस होने लगेगा। फिर आपको पॉलीटिप्सिया भी हो जाएगा, थ्रस्ट बढ़ने लगेगी क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, ब्लड जो बॉडी से जो वाटर लॉस हो रहा है ज़्यादा, है ना, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, तो इसलिए जो है पॉलीटिप्सिया हो जाएगा, थर्स्ट की कंडीशन आ जाएगी। फिर पॉलीफैजिया भी होगा, हंगर भूख लगने लगेगी, लेकिन वो सारा जो ग्लूकोज है वो किसके थ्रू, पॉलीयूरिया के थ्रू जो है बाहर जाने लगेगा, इसलिए आपको भूख लगेगी, लेकिन ऐसा फील होने लगेगा कि जैसे कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि सेल जो है वो तो हंग्री है ना, ग्लूकोज तो जा ही नहीं रहा सेल के अंदर, वो तो सारा बाहर निकल जा रहा है पॉलीयूरिया में, यूरिया के अंदर आ जा रहा है। फिर आपका जो फैट है उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा बॉडी में, क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिल रहा है सेल को, अब वो तो कहीं से एनर्जी लेंगे। फिर जो है आपके अंदर कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कीटोन बॉडी बेसिकली जैसे एसीटोन हो गया, एसिटो एसिटिक एसिड हो गया, एसिटो एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये 3 कीटोन बॉडीज़ हम पढ़ते हैं मोस्टली। कीटोन बॉडीज़ फॉर्म होने लग जाएगी, कीटो एसिडोसिस हो जाएगा, ब्लड में कीटोन बॉडीज़ बढ़ने लगेगी एंड किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा जो है काम करता है प्रोसेस, जब हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम होता है। तो अब हमने इंसुलिन के जो है स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये 2 चेन से मिलके बना हुआ होता है, ये वाली जो पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये अल्फा चेन होती है, ये बीटा चेन होती है, दिस वन इज़ अल्फा एंड दिस वन इज़ बीटा। ये एक सिग्नल पेप्टाइड होता है इसके पास, एंड ये होता है एक सी पेप्टाइड जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग पेप्टाइड। तो ये प्री प्रो इंसुलिन है। सबसे पहले इसका ये सिग्नल पेप्टाइड रिमूव हो जाएगा, सिग्नल पेप्टाइड हट गया तो हमारा बन गया प्रो इंसुलिन। उसके बाद इसका जो ये कनेक्टिंग पेप्टाइड है ये भी रिलीज हो जाएगा, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगी एंड सी पेप्टाइड भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ये इंसुलिन है ये फंक्शनल होता है, इसके अंदर ये 2 चेन हो गई, ए चेन 21 अमाइनो एसिड की, बी चेन 30 अमाइनो एसिड की। देखो 2 इनके अंदर कैसे इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, यानी कि 7 और 7 के बीच में, ए और बी के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं 7 के बीच में, 7th अमाइनो एसिड ए का एंड 7th अमाइनो एसिड बी का, देन 20-19 के बीच में, और ए के चेन के अंदर एक इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है 6 और 11th के बीच में, 6th एंड 11th अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है। तो ये इंसुलिन जो है वो फंक्शन होता है 7, 7, 20, 19, 6 एंड 11। तो ये इंसुलिन इस तरीके से फंक्शन होता है, एंड ये जो रिलीज़ होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब ये रिलीज़ होता है पैनक्रियाज की बी सेल से, बीटा सेल से, प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये तो था हमने इंसुलिन के बारे में देख लिया। अब इसके बारे में हमें क्या, इंसुलिन के रिसेप्टर के बारे में भी तो देख लो। अब इंसुलिन के बारे में हमने पढ़ लिया, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तभी तो अपना काम कर पाता है। देखो इंसुलिन का जो जीन था वो क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट था, इंसुलिन के रिसेप्टर का जो जीन है वो क्रोमोसोम 19 पे प्रेजेंट होता है, इंसुलिन के रिसेप्टर का जीन, ठीक है। सो ये जो हमारा टायरोसिन काइनेज है, ये पूरा जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसुलिन का रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है एंड 2 बीटा चेन होती है। जो बीटा चेन होती है ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की साइड आ रही है, अल्फा चेन बाहर होती है। तो जो बीटा चेन होती है ना, इसके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। इनका सिग्नलिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखो कि जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है वो टेट्रामेरिक होता है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन इसके पास होती है, मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं। ये ऑल दिस सब यूनिट ये एक ही mRNA पे सिंथेसाइज होती हैं, चारों की चारों जो ये सब यूनिट्स हैं, लेकिन उसके बाद इनका प्रोटियोलाइटिकली क्लीवेज होता है एंड दे आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो सिंगल mRNA से ये आ रही है सारी सब यूनिट, फिर इनका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है एंड उसके बाद ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाती हैं आपस में। तो ये एक टेट्रामर होता है इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है। इंसुलिन जो है ये बाइंड करती है अल्फा सब यूनिट से इंसुलिन बाइंड करेगा, एंड जो बीटा सब यूनिट होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन कर रही है, एंड उसका साइटोसोलिक डोमेन जो है बीटा का, उसके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर के बारे में था, इंसुलिन रिसेप्टर जो क्रोमोसोम 19 पे होता है एंड इंसुलिन कहाँ पे था, क्रोमोसोम 11 पे था, ठीक है। अब हम एक्शन देखते हैं कि इंसुलिन का एक्शन कैसे होता है। देखो जैसे इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है ना, तो सेल के अंदर जो GLUT4 वेसिकल्स होते हैं ना वो सेल के अंदर होते हैं, लेकिन वो सेल के अंदर से ना सेल के बाहर एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन पे। जैसे सेल के मेम्ब्रेन पे GLUT4 की वेसिकल एक्सप्रेस होंगी तो ग्लूकोज की एंट्री जो है वो GLUT4 वेसिकल्स के थ्रू होती है। ये जो GLUT4 होते हैं ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये GLUT4 के थ्रू ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आता है। सो एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंटर इनटू टारगेट सेल, वो टारगेट सेल में जाएगा। उसके बाद जब
इंसुलिन बाइंड करेगा, रिसेप्टर जो है वो अपना काम करेगा, टायरोसिन काइनेस वाला जो प्रोसेस वो पूरा चलेगा। उसके बाद ब्लड फ्लो वाले जो वेसिकल्स होंगे वो कहाँ एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, इंसुलिन की सेल की मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो फिर जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से इंसुलिन काम करता है, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम कर देता है एंड सेल के अंदर बढ़ा देता है। फिर सेल जो है इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, यानी कि एक प्रोटीन होता है ये एक तरीके का जो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के यहाँ पे, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस हो जाता है एंड उस के थ्रू जो है ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाता है। ओके अब जो अल्फा सेल्स होती है पैनक्रियाज की, वहाँ से ग्लूकागोन रिलीज होता है। ग्लूकागोन भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये भी इसका सेल सरफेस रिसेप्टर होता है जीपीसीआर। प्लस इसका जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है, यानी कि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। इंसुलिन के ऑपोजिट होता है, तो इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये वो देखो अगर ये ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है ब्लड के अंदर, तो सेल के अंदर कौन से प्रोसेस चल रहे होंगे, जिसमें ग्लूकोज बन रहा होगा ऑब्वियसली, तभी तो वो सेल से बाहर जाएगा ना ग्लूकोज। तो जैसे ग्लाइकोजेनोलिसिस चलता है, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, तो ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमारा ग्लूकोज बन रहा होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दोनों प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज बन रहा होगा वो प्रोसेस जो है होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये भी अपने इनएक्टिव फॉर्म में ही बनता है, प्रीप्रो ग्लूकागॉन, जैसे वो प्रीप्रो इंसुलिन बनता है ना, ऐसे प्रीप्रो ग्लूकागॉन बनता है। और ये जो है एक तो अल्फा सेल में बनता है पैनक्रियाज के, एज वेल एज जो एल सेल्स होती है इंटेस्टाइन की एंड ब्रेन में भी ग्लूकागॉन फॉर्म होता है। अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज, एल सेल ऑफ इंटेस्टाइन एंड ब्रेन एज वेल। ठीक है, तो अब हम ग्लूकागॉन का देख लेते हैं। ये जो है इस तरीके से होता है प्री प्रो ग्लूकागॉन के फॉर्म में पैनक्रियाज में। जब इसकी प्रोडियोलाइटिक क्लीवेज होती है ना, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज में देखेंगे कैसे टूटता है, एंड जो इंटेस्टाइन की एल सेल होती है वहाँ पे कैसे टूटता है। तो अगर हम प्री प्रो ग्लूकागॉन की बात करें तो जो अल्फा सेल होती है पैनक्रियाज में, वहाँ पे ये तीन उसमें इसका क्लीवेज होता है, यानी कि तीन पोर्शन में कट हो जाता है प्री प्रो ग्लूकागॉन। एक बनता है जीआरपीपी, एक ग्लूकागॉन बनता है एंड एक बनता है मेजर प्रो ग्लूकागॉन फ्रैगमेंट। जीआरपीपी होता है ग्लाइसेंटिन रिलेटेड पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। सो ग्लाइसेंटिन रिलेटेड पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड जीआरपीपी, ग्लूकागॉन जीजीएम। सो जीआरपीपी ग्लूकागॉन एंड मेजर प्रो ग्लूकागॉन फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ये इन तीन जो है पोर्शन में क्लीव हो जाता है। उसके बाद जो इंटेस्टाइन की एल सेल होती है ना, वहाँ पे भी ये तीन पोर्शन में क्लीव हो जाता है, ग्लाइसेंटिन, GLP-1 एंड GLP-2। GLP हम बोलते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड को। सो ग्लाइसेंटिन होता है GLP-1 एंड GLP-2। उसके बाद ग्लाइसेंटिन फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेंटोमॉड्यूलिन एंड जीआरपीपी में। देखो ऑक्जेंटोमॉड्यूलिन कहाँ पे आ रहा है, जो इंटेस्टाइन की एल सेल्स होती है ना वहाँ पे बनता है ऑक्जेंटोमॉड्यूलिन। ठीक है, एल सेल ऑफ इंटेस्टाइन में प्री प्रो ग्लूकागॉन से ऑक्जेंटोमॉड्यूलिन बनता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आया हो कि ग्लूकागॉन की कौन सी क्लीवेज में जो है ऑक्जेंटोमॉड्यूलिन फॉर्म होता है, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज या एल सेल ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये बिल्कुल एकदम याद रखना कि अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज में सिर्फ तीन ही पार्ट बनते हैं, जीआरपीपी, ग्लूकागॉन एंड मेजर प्रो ग्लूकागॉन फ्रैगमेंट। एंड एल सेल में हमारे पास ग्लाइसेंटिन, GLP-1, GLP-2, ग्लाइसेंटिन अगेन ऑक्जेंटोमॉड्यूलिन एंड जीआरपीपी में कन्वर्ट हो जाता है। सो जीआरपीपी जो होता है ये हमारा ग्लाइसेंटिन रिलेटेड पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड होता है एंड GLP होता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आएगा कि प्री ग्लूकागॉन की प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से क्या क्या बन रहा है। उसके बाद देखो डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है ना, ये कंडीशन होती है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस आपको याद होगा, हमने डायबिटीज़ इंसिपिडस भी पढ़ा था, जो ADH की वजह से होता है ना, वो अलग है, उसमें इंसुलिन का रोल नहीं होता है। डायबिटीज़ जो वो अब हम डायबिटीज़ मेलिटस देख लेते हैं जिसके अंदर इंसुलिन का रोल होता है। वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, या उसका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा होता, तब होता है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस। लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ने की वजह से होता है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। सो ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस एंड एक होता है इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है पैनक्रियाज की। सो इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है या फिर बहुत एकदम बंद हो जाता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है। सो अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं होगी, कोई सिग्नलिंग नहीं होगी एंड ब्लड फ्लो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा मेम्ब्रेन पे, एंड ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, ब्लड में ही रहेगा। ये तो हो गया कि इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा है। दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी होता है ये, जहाँ पे हमारा जो
रिसेप्टर होता है वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया, यानी कि अगर फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया या कोई भी म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो काम नहीं कर रहा है, अगर इंसुलिन का रिसेप्टर नहीं काम कर रहा है तो इंसुलिन जो है वो सफिशिएंट है, इंसुलिन तो है काफ़ी, लेकिन सेल के रिसेप्टर काम नहीं कर रहे तो इंसुलिन तब भी तो अंदर नहीं जाएगा ना सेल के, तो सिग्नलिंग इस केस में भी ब्लॉक हो जाएगी एंड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये चेक कराना भी ज़रूरी होता है कि कौन से टाइप का आपको डायबिटीज़ मेलिटस हुआ है, टाइप 1 या टाइप 2। मान लो अगर टाइप 2 है आपको एंड जिसमें इंसुलिन तो आपको सफिशिएंट है लेकिन आपको जो है रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा, वो उल्टा ही इफेक्ट करेंगे। तो इसलिए जो है ये 2 टाइप की डायबिटीज़ मेलिटस होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 एंड डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2।